बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन तो चल रहा है, लेकिन एक के बाद एक लतीफ़ा भी हो रहा है। एक तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी टीमें भेजी हुई हैं, कुछ डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिशमेंट ने बनाए और उनके अंदर लोगों को भर्ती किया और उन लोगों को अब भिजवाया गया है गिलगित बल्तिस्तान में, और वो जाकर अजीबोगरीब रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ड्यूटी उनकी ये है, जो चीज़ें वो बता रहे हैं कि नंबर एक, वहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड है। वो तो पूरी दुनिया ने देख ली, जो असद कैसर के साथ हुआ, जुनैद अकबर के साथ हुआ, या सलमान अकरम राजा, नईम हैदर पंजूथा, और जो कुछ हुआ शौकत बसरा के साथ, या बाकी लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ जो हो रहा है, जो कुछ वहाँ पे वोटर लिस्टों के साथ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख के तो साबित होता है ना कि क्या हो रहा है। बहरहाल ये साबित करने के ऊपर तुले हैं कि मुकम्मल आज़ादी है, जो मर्जी करो। वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में आप जितने मर्जी झंडे लगाओ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। तो वहाँ पे ये तासुर देने गए हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, हालांकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। नंबर दो, ये वहाँ पे खबरें दे रहे हैं कि जनाब टिकट पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने दुरुस्त नहीं बांटे। भाई पाकिस्तान तरीके इंसाफ टिकट जिसको मर्जी दे, आप इलेक्शन तो लड़ने देना। भाई धांधली करने का तो कोई जवाब नहीं होता। भाई टिकट दुरुस्त नहीं बांटे, तुम लोग जाके 2 टके के छोटे छोटे सहाफ़ी हैं, ये जाकर फैसला करेंगे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने टिकट ठीक दिए हैं या टिकट गलत दिए हैं। सारी ज़िंदगी इन्होंने सियासत, कोई काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, और ये फैसला करेंगे टिकट ठीक दिए या गलत दिए। इमरान खान ने जिसको भी टिकट दिए थे ना, या उसकी पार्टी ने, 2024 के इलेक्शन में वो सारे जीत गए थे। वोट इमरान खान का। इस वक्त सिचुएशन कोई और है, टिकट विकेट का मामला नहीं है। देखो, शेर अफजल मरवत जैसे लोग जीत कर असम्बली के अंदर पहुंच गए थे, तो वो टिकट इमरान खान ने, उनकी पार्टी ने टिकट ही दिया हुआ था ना। बहुत सारे लोग खुद ये कहते हैं कि हमारी तो औकात ही नहीं थी, हमें तो इमरान खान साहब ने टिकट दे दिया या उनकी पार्टी का टिकट मिल गया तो हम जीत गए। नंबर तीन, ये तासुर दे रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा मकबूल है। मैं अभी देख रहा था, नून लीग के वफाकी वजीर बैठे हुए थे, साथ में कैप्टन सफदर भी था। तो 4 लाइनें थी लोगों की, जो लोग बैठ के उनकी बात सुन रहे थे, और वो लाउड स्पीकर के ऊपर जनाब तकरीर कर रहे थे। जितने लोग बैठे हुए थे ना, उनसे एक कमरे के अंदर बैठ के भी बात हो सकती है, या जितने लोग बैठे हुए थे एक हॉल के अंदर, कमरा नहीं तो चले हॉल लगा लें, एक हॉल के अंदर बैठ के बात हो सकती है, बगैर माइक के, स्पीकर के, लाउड स्पीकर के बगैर भी बात हो सकती है। और एक ये तासुर दिया जा रहा है कि वहां के लोगों को कोई एतराज नहीं है जो कुछ भी हो रहा है। ये तो पता चलेगा जब आप धांधली करेंगे और वहां पे जुड़लू फेरेंगे, तो उसके बाद क्या होता है। तो एक के बाद एक लतीफा आ रहा है। अभी कैप्टन सफदर साहब जनाब एक तकरीर कर रहे थे, जिसका मैंने आपको हवाला दिया। वहां पे खुरम दस्तगीर बैठे हुए थे, आबिद शेर अली थे, अमीर मुकाम थे, और दीगर कुछ और लोग भी थे। ये फेडरल मिनिस्टर्स हैं, ये लोग वहां पे मौजूद थे। और कैप्टन सफदर ने तकरीर करते हुए भारत के 100 तैयारे गिरा दिए। यानी कैप्टन सफदर की तकरीर की समझ नहीं आती, कभी इधर को जाता है, कभी इधर को जाता है, कभी उधर को जाता है, कभी बदवा देते हैं शरीफ खानदान को, कभी जरदारी को बदवा देते। कोई समझ नहीं आती कैप्टन सफदर जा कहां को रहे हैं। कभी ये कहते हैं जिसने पाकिस्तान को लूटा या अल्लाह उन्हें बर्बाद कर दे, साथ ही मियाँ साहब की तबीयत खराब हो जाती है, वो जनेवा चले जाते हैं। तो कैप्टन सफदर की तो बदवा भी बड़ी खौफनाक लगती है। बहरहाल कैप्टन सफदर ने कहा, जी भारत के 100 तैयारे तबाह कर दिए हमने लड़ाई में। अब ये तैयारे तो इतनी तेज तो डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी लंबी छोड़ दे जितनी लंबी कैप्टन सफदर ने छोड़ दी है। ये सारे छोड़ो ही हैं, मुझे लगता है। मरियम नवाज आती हैं, इतनी लंबी लंबी छोड़ती हैं, बंदा हैरान हो जाता है। कैप्टन सफदर उनका शौहर, वो छोड़ता है, बंदा हैरान हो जाता है। पता नहीं इनके बच्चे कल को क्या करेंगे। ये पूरी छोड़ू खानदान है। नवाज शरीफ ने इतनी इतनी लंबी छोड़ी, इतने 100 अरब कुर्बान, फलाने इलाके के ऊपर कुर्बान, खैबर पख्तूनख्वा वालों ये पैसे कुर्बान, फलानी जगह पे ये पैसे कुर्बान हो। मियां नवाज शरीफ ने कर कर तकरीरें पूरे पाकिस्तान में 1000 एयरपोर्ट बना दिया था इलेक्शन कैंपेन में पिछली मरतबा, तो वो कुछ भी नहीं हुआ। बाद में किसी को कोई पैसा नहीं दिया। तो बड़ी लंबी लंबी छोड़ते हैं। शहबाज शरीफ ने कितनी लंबी लंबी छोड़ी, जरदारी को सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। फिर शहबाज शरीफ ने एक और बड़ी लंबी छोड़ी, अपने कपड़े बेच दूंगा, कौम को गरीब नहीं होने दूंगा। उसके बाद हमने देखा कि बड़े बड़े डिजाइनर सूट पहन के वो आसिम मुनीर साहब के साथ वॉक करते हुए टिकटॉक बनाते हैं, और वो टिकटॉक जनाब हुकूमती अकाउंट्स, वो पूरा पैसा खर्च करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं उनको वायरल करने के लिए भी। सूरत हाल ये है। अब ये कैप्टन सफदर ने छोड़ दिए जनाब 100 तैयारे इंडिया के हमने तबाह कर दिए। ना इस बात का इंडिया को पता है, ना पाकिस्तानी फौज को पता है। ये तो पाकिस्तानी फौज का मजाक उड़ा रहे हैं एक तरह से। अब जितनी लड़ाई हुई है, जैसी लड़ाई हुई है, उसको वैसे ही रहने दें। एक कामयाबी अल्लाह ने पाकिस्तान को दी है, आप उसको एग्जेजरेट कर करके क्यों मशकूक बना रहे हैं। तो कैप्टन सफदर ने जनाब अली अब 100 तैयारे तबाह कर दिए। सराजुल हक साहब ने वहां पे एक हक कोई की है, और ठीक बात की है। जमात इस्लामी के साबिक अमीर हैं सराजुल हक साहब,
और मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं जबरी तौर पे लापता होकर वापस आया ना अपने घर में, तो बड़े सियासतदान मुझे छुप छुप के फ़ोन करते थे, सहाफ़ी भी, एवं डर डर के। उन्हें पता था वो मुझे मिलने के लिए आएंगे, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत सारे लोग मुझे मिलने नहीं आते थे। सहाफ़ियों ने तो फिर भी हौसला किया, सियासतदान डरते थे मुझे मिलने आने के लिए। वो सोचते थे कि इमरान रियाज को मिलने के लिए जाएंगे तो हम ज़ेरे अताब आ जाएंगे, हमारे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो उस वक्त सराजुल हक साहब सबसे पहले मेरे घर आए थे, जमात इस्लामी के अमीर। तो सराजुल हक साहब आए थे, उन्होंने आकर अफसोस भी किया और जो कुछ मेरे साथ हुआ पूरी बातचीत मेरे से उन्होंने सुनी भी। तो सराजुल हक साहब ने वहां पे हक की बात की। उन्होंने बिलावल को कहा कि शर्म आनी चाहिए आपको कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हाथ बांधे हुए हैं और आपको इजाजत दी हुई है कि आप इनके मुंह के ऊपर मुक्के मारें, और आप वो करते चले जा रहे हैं। वैसे सिचुएशन भी यही है कि जो बड़ा खिलाड़ी है, मेन खिलाड़ी है, उसको मैदान से आउट करके बाकी सारों को खुला छोड़ा हुआ है, जाओ मौजें करो, जो दिल करता है वो जाके वहां पे करो। इन्हें फ्री हैंड दिया हुआ है, इमरान खान के हाथ बांध के पंचिंग बैग बना के इनको दिया हुआ है कि आप इमरान खान को मुक्के मारो। और ये ऐसे बेशर्म है कि ये मार रहे हैं और इन्हें शर्म भी नहीं आ रही कि कल को इसी लेवल का जुल्म इनके साथ हो चुका है। लेवल तो बहुत फर्क है एक्चुअली। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी, बेनजीर भुट्टो की शहादत, ये दो बहुत बड़े सदमे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। लेकिन वो भुट्टो की पॉलिटिकल पार्टी थी, आजकल जरदारियों का राज है इस पार्टी के ऊपर। तो इनके साथ, जरदारियों के साथ तो कोई ऐसा जुल्म नहीं हुआ। हाँ, बिलावल की वालदा शहीद हुई हैं, लेकिन इनका तर्ज अमल वो नहीं है जो बेनजीर भुट्टो का था। जमहूरियत के बारे में इनकी सोच भी वैसी नहीं है। बहरहाल जो टाउट सहाफ़ी हैं वो वक्त से पहले कुछ गवाहियां भी देना शुरू हो गए हैं, और वो गवाहियां दे रहे हैं कि किसी सूरत भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में हुकूमत नहीं बनाने देगी। और यही बात हम आपको कई हफ्तों से पहले से बता रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये बात कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ये बात कभी भी उन्हें काबिल कबूल नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जैसे हसास इलाकों में कोई कठपुतली हुकूमत ना हो, और कोई ऐसी हुकूमत हो जो सवाल पूछे, जवाब मांगे, कोई ऐसी हुकूमत हो जो आज़ादाना तौर पे अपने फैसले करे, अपने लोगों का हक मांगे। तो ऐसी हुकूमत जो है वो सूट नहीं करती पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। उन्हें एक कमज़ोर और कठपुतली हुकूमत सूट करती है इन इलाकों में, तो वो इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ वादे करके इलेक्शन से पहले ही जिनेवा निकल गए अपने इलाज के लिए। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कह रहे थे आपको अस्पताल दूंगा, आपको इलाज दूंगा, आपको तालीम दूंगा, और खुद अपने इलाज के लिए मियां साहब इलेक्शन में वोटिंग से पहले ही गिलगित बल्तिस्तान से निकलकर जिनेवा चले गए। इतलात के मुताबिक कुछ जराए ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जिनेवा सिर्फ इलाज के लिए नहीं गए, अभी उन्हें कुछ और लोग भी आकर ज्वाइन करेंगे और पाकिस्तान से जाएंगे और जाकर ज्वाइन करेंगे। जब ज्वाइन करेंगे तो आपको मेरी खबर की तस्दीक हो जाएगी। जो इतला आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान से कुछ और लोग जाएंगे, जाके नवाज शरीफ को ज्वाइन करेंगे अपने इलाज के लिए। ये अभी तक खानदान कब से इक़्तिदार में, देखें, नवाज शरीफ एक्साइज मिनिस्टर, वज़ीर ख़जाना, फिर नवाज शरीफ जो है वज़ीर आला, फिर नवाज शरीफ 3 मरतबा वज़ीर आज़म, 3 मरतबा शहबाज शरीफ वज़ीर आला, हमजा शहबाज 1 मरतबा वज़ीर आला, शहबाज शरीफ 2 मरतबा वज़ीर आज़म, फिर हमजा शहबाज के बाद मरियम नवाज वज़ीर आला। इस ख़ानदान ने इक़्तिदार के इतने लोशे और इतने मज़े लिए हैं, लेकिन ये ख़ानदान पिछली 4-5 दिहाइयों से इक़्तिदार में होने के बावजूद आज तक एक अस्पताल नहीं बना सका जिसमें इस ख़ानदान का इलाज हो जाए। आज भी इनको इलाज करवाने के लिए ये बाकायदा खबर जारी करते हैं कि इलाज करवाने के लिए यूरोप निकल गए। तो आज भी इलाज के लिए यूरोप जा रहे हैं, तो ये इनके ऊपर बोझ है। एक आम पाकिस्तानी जिसके पास पैसा है, अगर वो अपना इलाज करवाने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाता है, आप उसका गिरबान नहीं पकड़ सकते। वजह यह है कि उसको लगता है पाकिस्तान में वो फैसिलिटी नहीं है। जो पाकिस्तान से बाहर है वो जाए, जाकर अपना इलाज करवाए, अपने पैसों से जा रहा है ना। लेकिन ये हुक्मरान जो 40 साल 50 साल से यहां पे हुक्मरान है, ये अपना इलाज जाकर बाहर से करवाएं तो इनका गिरबान आप पकड़ सकते हैं। इसलिए कि जनाब आपने पाकिस्तान में क्या सेहत का निज़ाम कर दिया कि आपको अपने इलाज के लिए बाहर जा, फर्ज करें ना जर्मनी का एक बड़ा सियासतदान उठे और वो इलाज करवाने के लिए फ्रांस चला जाए या किसी और मुल्क में चला जाए, तो वो अपनी तौहीन और बेइज्जती समझेंगे। चीन का सदर उठे और कहे जी मैं इलाज करवाने के लिए जा रहा हूं अमेरिका, तो ये वो अपनी बेइज्जती समझेंगे। ये गलत बात है। दुनिया के अंदर ऐसे नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये होता है और हमने बार बार ये होता हुआ देखा है। बहरहाल मियाँ साहब निकल गए। मियाँ साहब के साथ हुई बहुत बुरी है। मियाँ साहब अपने पूरे सियासी करियर में जो बनना चाहते थे, इमरान खान साहब एक छलांग मार के वो बन गए। हालांकि मियाँ साहब को बार बार ये बनने का मौका मिला,
कि पाकिस्तान में उनका तोती बोलता हो, हर आदमी उनसे प्यार करता हो, नौजवान नस्ल उनके लिए पागल हो और लोग उनके लिए जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो जाएं। मियां साहब को बार बार इस बात के लिए मौका मिला, उन्हें यह लड़ाई प्लेट में रखकर मिली, लेकिन मियां साहब ने इस लड़ाई को एक मर्तबा भी नहीं लड़ा, बल्कि हर मर्तबा वो पीठ दिखाकर पाकिस्तान से बाहर भाग गए। और अब लोगों से शिकवा करते हैं कि मुझे भागना क्यों पड़ा। यानी आप लोगों से शिकवा, इमरान खान ने क्या कहा था? उसने कहा था कि मैं अकेला भी रह गया तो मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। वो अपना वादा पूरा कर रहा है। नवाज शरीफ कहते हैं जी मेरे साथ खड़े होगे तो मैं लड़ूंगा, नहीं खड़े होगे तो मैं नहीं लड़ूंगा, मैं डील करके निकल जाऊंगा। इमरान खान में और नवाज शरीफ में फर्क यह है कि नवाज शरीफ ने हमेशा लोगों से कहा कि मेरे साथ वफादार रहना, और अगर मुझे जरा सी भी कमजोरी महसूस हुई तो मैं लड़ाई छोड़ के निकल जाऊंगा। इमरान खान ने अपने लोगों को कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अपने आखिरी सांस तक लड़ूंगा और मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, तुम मेरे साथ खड़े होकर लड़ो। तो इमरान खान ने लोगों से इस बात को मशरूत नहीं किया कि तुम लोग खड़े होगे तो मैं लड़ूंगा, तुम नहीं खड़े होगे तो मैं नहीं लड़ूंगा। इसीलिए लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं और नवाज शरीफ वो नहीं बन पाया जो इमरान खान एक छलांग में बन गया। ये तकलीफ नवाज शरीफ साहब को हमेशा रहेगी और ये तकलीफ देती भी है उन्हें। नाज़रीन, कश्मीर का मामला जो है वो बिगड़ता जा रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई। मेन मुतालबा यह है कि जो 12 महाजर नशिस्तें हैं आज़ाद कश्मीर में, ये बंदे चुनकर लाए जाते हैं पंजाब से और बाकी सूबों से। 9 सीटें तो सीधी सीधी पंजाब से आ जाती हैं, 3 बाहर से आ जाती हैं। तो ये 12 बंदे दाखिल किए जाते हैं आज़ाद कश्मीर में। इन बंदों को आज़ाद कश्मीर के बारे में कुछ पता नहीं है। इनमें कई ऐसे भी होते हैं जो मकामी ज़बान में बात भी नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गूफ किस्म के लोग होते हैं। इनके जाली कागजात बना के एस्टेब्लिशमेंट इनको हमेशा जितवा कर वहां असेंबली में पहुंचा देती है और इनके जरिए से वो आज़ाद कश्मीर में बड़ी बड़ी वजारतें इनको देकर पूरा निज़ाम कंट्रोल करते हैं। इनके वोटों से हुकूमत बनाई जाती है और इनके जरिए से अपनी मर्जी की हुकूमत चलाई जाती है। एस्टेब्लिशमेंट का एक ऑफिसर बैठ के अपने दफ्तर से पूरे निज़ाम को इन 12 लोगों के जरिए से कंट्रोल करता है। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने इस नुक्स को पकड़ लिया और उन्होंने कहा जी ये 12 नशिस्तें हमें नहीं चाहिए, इनके ऊपर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हुकूमत ने कहा जी हम कम कर देते हैं। उन्होंने कहा जी कम नहीं करनी, हराम काम एक भी हो या 12 हो वो हराम ही है, हम एक सीट भी तस्लीम नहीं करेंगे। मेरे ज़हन में एक तजवीज़ थी कि ये 12 नशिस्तें अगर रखना ज़रूरी है कि जनाब आपको मकबूजा कश्मीर वाला आपका केस कमज़ोर हो जाता है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप इनको अलामती तौर पर रख लें, या वज़ीर आज़म के पास जो एक सिस्टम बना हुआ है इदारा, उसके अंदर इनको आप शामिल कर दें ताकि सिस्टम के अंदर ये लोग मौजूद भी रहें। लेकिन आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने या हुकूमत गिराने में या वजारतों में इनका कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए, इनको उससे बाहर निकालें। असल तरीकाकार तो ये है। अब आज़ाद कश्मीर के लोग डट गए हैं। अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी ने सख्त अहकाम जारी किए अपने लोगों को और जगह जगह उनकी मीटिंग्स हो रही हैं और जो मैं अब आपको इतला देने वाला हूं वो है खौफनाक इतला। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के शुरका ने अब ये दाव खेला है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं आज़ाद कश्मीर में। तो सुप्रीम कोर्ट से कोई एक ऐसा ऑर्डर ले लें जिसकी बुनियाद पे वो ये कहें जी इलेक्शन करवा लेते हैं, नई आने वाली असेंबली इसके ऊपर फैसला कर दें। लेकिन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इस बात को नहीं मानेगी। मेरी उनके लोगों से मैंने खबर हासिल की है, वो कहते हैं जी हम नहीं मानेंगे और उन्होंने तैयारियां अपनी पूरी कर ली हैं। आज़ाद कश्मीर में बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं जो मुझे ज़ाती तौर पे जानते हैं और मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि लोग राशन इकट्ठा कर रहे हैं, 15 दिन का, 1 महीने का, 1.5 महीने का लोग राशन इकट्ठा कर रहे हैं कि बवक्ते ज़रूरत हम अपने आसपास के लोगों को भी दे सकेंगे और बवक्ते ज़रूरत वो हमारे काम भी आएगा। तो ये एक इशू अब हुकूमत को देखना पड़ेगा कि उन्हें अवामी एक्शन कमेटी की बात तस्लीम करनी है या नहीं करनी है। अगर वो बात नहीं मानते तो मामला एहतजाज की तरफ जाएगा, अगर वो बात मानते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल आज़ाद कश्मीर के ऊपर से कम हो जाएगा। अब लोग राशन इकट्ठे कर रहे हैं और जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसने एक हिकमत अमली भी बना ली है कि अगर मोबाइल फ़ोन बंद होते हैं तो क्या करना है, इंटरनेट बंद होते हैं तो क्या करना है, अगर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है तो उसका क्या करना है। बड़े पैमाने पर नौजवानों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। हर इलाके से, हर गली मोहल्ले से नौजवान चुने गए हैं और उन्हें यह बताया गया है कि अगर कोई भी शख्स बाहर से अंदर दाखिल हो और आप उसे नहीं जानते तो उसको आइडेंटिफाई करें। ना सिर्फ आइडेंटिफाई करें बल्कि पकड़ें और पकड़ के पूरी तहकीक करें। और नौजवानों की बाकायदा टीमें बना दी गई हैं। तो जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक मंसूबा हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बनाया जाता है कि कोई ना कोई ऐसी हरकत करवा दो
उस हरकत के बाद सारा मलबा डालो तहरीक के ऊपर और लोगों के ऊपर गोली चला दो। तो इसको नाकाम बनाना सबसे मेन चीज़ थी, और इस पे जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी है उन्होंने खासा काम किया है। अब हुकूमत के पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। ये आजकल में मुज़ाकरात होने हैं 6-7 तारीख तक, फिर 9 तारीख को उनका एहतजाज शुरू हो जाएगा। तो ऐसा दिखाई देता है कि लंबे अरसे तक ये एहतजाज चलेगा। हुकूमत ताकत से निमटने की कोशिश करेगी, बंदों को उठाएगी, अगवा करेगी, गिरफ्तार करेगी, लेकिन इस सूरत में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपनी दूसरी, तीसरी और चौथे दर्जे की क़यादत भी पहले से बता दी है कि जनाब अगर ये बंदा गिरफ्तार होता है तो फिर कौन अमल दरामद करवाएगा, फिर कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। और ये क्योंकि अवाम में से है ना, तो अवाम ने ही फैसला करना है, और इसके फैसले ऊपर से नीचे नहीं होते, नीचे से ऊपर होते हैं। हर गली मोहल्ले की सतह के ऊपर ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर जो डिसीजन होते हैं वो ऊपर पहुंचते हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर जो इनकी क़यादत है वो फैसला करती है। पीछे हटने का इनके पास रास्ता नहीं है। मैंने कहा जी कोई रास्ता आपके पास पीछे हट सकते हैं? उन्होंने कहा जी नहीं, हम पीछे नहीं हट सकते। वैसे अगस्त में इनके इलेक्शन होने चाहिए उसूलन, और इलेक्शन के हवाले से एक सवाल मैंने किया तो मुझे ये पता चला कि अभी जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसने कोई ये फैसला नहीं किया कि वो कभी इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बहुत मुमकिन है कल को जब चीज़ें ठीक हो जाएं तो ये इलेक्शन लड़ने के लिए आए और एक ऐसा अलायंस बने जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से कंट्रोल से बाहर हो। देखिए, अगर एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल से बाहर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बन जाती है ना, तो ये अब तक की सबसे बड़ी उन्हें शिकस्त हो जाएगी, क्योंकि अभी तक उन्होंने वहां पे कठपुतलियां ही चलाई हैं। नाजरीन, एक और बड़ी अजीबोगरीब और भोंडी हरकत की पाकिस्तान की हुकूमत ने IMF के कहने के ऊपर। फैक्ट्रियों ने जो मीटर लगाए हुए हैं, यानी सनती यूनिट जितने भी हैं पाकिस्तान में, उन्होंने अपने अपने मीटर लगाए हुए हैं, वहां से बिजली वो खरीदते हैं। अब हुकूमत ये कह रही है कि जो कम बिजली खरीदेगा और उसने सोलर लगाया हुआ है और कम बिजली खरीद रहा है, हम उसके ऊपर फिक्स्ड चार्जेस लगाने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप पहले 5,000 यूनिट इस्तेमाल करते थे, आपने बाद में सोलर लगा लिया और बहुत ज़्यादा सोलर लगा लिया, तो अब आप 3,000 यूनिट इस्तेमाल करते हैं और साथ आप सोलर से बिजली बनाते हैं, तो फिर आपके ऊपर फिक्स्ड चार्जेस लगा दिए जाएंगे। ये IMF ने कहा जी बहुत पैसा वसूल करो इनसे। अब सनतकार जो है वो परेशान हो गए। हम्माद अजहर साहब ने इसके ऊपर जो है वो आंखें खोलने की कोशिश की। उन्होंने कहा ये हुकूमत एक पागलपन कर रही है, इनको आइडिया नहीं है क्या करने जा रहे हैं। ये जो इस वक्त बिजली कम इस्तेमाल हो रही है सनतों में, ये इसलिए कम इस्तेमाल नहीं हो रही कि सनतकारों ने सोलर लगा लिए हैं। ज़्यादातर सनतकारों ने तो सोलर लगाए भी नहीं, तो वो भी कम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। कम बिजली इस्तेमाल करने की बड़ी वजह यह है कि मार्केट में खरीदारी नहीं हो रही, खरीदो फरोख्त कम हो रही है, लोगों की चीज़ें बिक नहीं रही, इसलिए सनतकार कम चीज़ें बना रहे हैं और वो कम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे तो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा लेबर लगेगी। कम चीज़ें बनाएंगे तो कम बिजली इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हुकूमत कह रही है कि कम बिजली इस्तेमाल करना भी अब एक जुर्म है, इसके ऊपर आपको इजाफी चार्जेस देने पड़ेंगे इन केस के आपके पास सोलर लगा हुआ है। तो ये एक पागलपन की हद तक जा रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी सनतें हैं जिन्होंने सोलर नहीं लगाया, फिर भी वो अपनी आधी बिजली इस्तेमाल कर रही हैं। वजह यह नहीं है कि सोलर, वजह यह है कि सारिफीन मौजूद नहीं है जो चीज़ों को खरीदते हैं, और लोगों की कुव्वत खरीद बहुत कम हो गई है। ताजरों ने पिछले दिनों इस्लामाबाद में आकर यह बताया कि 70% हमारी सेल में कमी हुई है पाकिस्तान में, जो इंतहाई अलार्मिंग है। नाज़रीन, इमरान खान साहब के मंसूबे एक के बाद एक बंद किए जा रहे हैं। अभी एक खबर दी है शहजाद प्राचा साहब ने, वो ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने इमरान खान दौर में कायम किए गए नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को बंद करने की मंजूरी दे दी है। इससे लाखों घर बनाए जा रहे थे गरीबों के लिए, और जून 2022 तक हाउसिंग फाइनेंस के लिए 120 अरब रुपए भी जो प्राइवेट बैंक से उन्होंने कर्जे वगैरह दिए थे, तो गरीब लोगों के लिए बहुत सारे मकानात बन रहे थे। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे ऐसे प्रोजेक्ट अक्सर सोशल मीडिया पे आते हैं कि ये इमरान खान साहब बना रहे थे, ये तकरीबन बने हुए घर हैं, इसको काम को यहीं पे रोक दिया गया है, ये यहीं पे पड़ा हुआ है इसलिए कि ये इमरान खान का प्रोजेक्ट है। अगर ये घर लोगों को मिलेंगे तो इससे इमरान खान साहब को सियासी फायदा होगा, लिहाजा प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। इसी तरह हेल्थ कार्ड इमरान खान साहब का खत्म कर दिया गया, पनाहगाहें खत्म कर दी गई, लंगर खाने खत्म कर दिए गए, और बेशुमार मंसूबे हैं इमरान खान। एहसास प्रोग्राम है, नौजवान प्रोग्राम है, पता नहीं कौन कौन से हैं, बहुत सारे प्रोग्राम इमरान खान साहब के खत्म कर दिए। तो आज एक प्रोग्राम और खत्म कर दिया गया। नाजरीन, एक बात मैं बार बार आपको याद दिलाता रहता हूं, मैं आज फिर आपको इस वीलॉग में याद दिलाऊंगा कि रिजवी बरादरान का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, एजेंसियों ने उन्हें अगवा किया था मुरीदके से। दोनों भाई तब से लेकर अब तक गायब हैं, उनका कुछ पता नहीं है।
और कभी कोई दावा किया जाता है, कभी कुछ दावा किया जाता है, कभी मीडिया पे कोई खबर चलवाई जाती है, लेकिन ना अदालत इंसाफ दे पा रही है, ना निज़ाम इंसाफ दे पा रहा है, और ना ही तहरीक लब्बैक से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा इकराम ने दोबारा आवाज़ उठाई। यानी दावे ये बहुत बुलंदो बांग करते थे कि हम ये कर देंगे, तैसी ऊंच कर देंगे, हमसे बड़ा कुर्बानी देने वाला कोई नहीं है, हमसे बड़ा मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये अजीबो गरीब और जूमानी किस्म के जुमले बोलते थे उनकी कमज़ोरी पे, तो तहरीक इंसाफ ने तो इतनी मार खाई, आज तक डटी हुई है। उनका लीडर 3 साल से जेल में, वो हार नहीं मान रहा, और रिजवी बरादरान गायब हैं, ना इनकी पार्टी नजर आती है, ना कोई और नजर आता है, ना कोई बात करता है। और बात कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं, और हम ये बात करते रहेंगे। आज मैं बबांगे दोहल ये कहता हूं कि रिजवी बरादरान के साथ ज्यादती हो रही है। हालांकि उन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादती की, मेरे साथ खास तौर पे, मेरे साथ तो फिजिकली भी लड़ाई की इन लोगों ने, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं कि इस जमात के साथ और इसके लोगों के साथ, खास तौर पे रिजवी बरादरान के साथ ज्यादती हो रही है, क्योंकि जबरी तौर पर आप लापता नहीं कर सकते। कानून के मुताबिक केस बनाइए, अदालत में पेश कीजिए, अदालत के अंदर इनको सजा दीजिए। जो इन्होंने हमारे साथ किया, कानून के मुताबिक इनको निपटा जाए, लेकिन यह नहीं हो सकता कि आप इनको जबरी तौर पे गुमशुदा कर दें और फिर कोई कानून ही ना हो। यह मुल्क है, कोई जंगल नहीं है, तो जंगल की तरह मुल्क को ना चलाएं। इसलिए हम आवाज उठाएंगे हमेशा रिजवी बरादरान के लिए। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।